बिजली चोरी की शिकायत पर मिलेगा इनाम, इस सरकार ने बनाया अनोखा ऐप। चलिए जानते हैं। देश के कई राज्यों में आज भी बिजली चोरी की समस्याएं देखने को मिलती है। बिजली विभाग बिजली चोरी को रोकने के लिए अलग अलग तरीके आजमाता है, लेकिन बावजूद इसके लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। इसलिए अब तक मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों ने बड़ा ही अलग तरीका निकाला है जिससे बिजली चोरी को रोका जा सके। इसके लिए ऐप बनाया है जिसका नाम है वी मित्रा। इसकी खासियत यह है कि शिकायत करने वाला पूरी तरह गुमनाम रह सकता है, सही शिकायत पर इनाम मिलता है और पूरी प्रक्रिया मोबाइल पर ही पूरी हो जाती है। इस ऐप की वजह से कम समय में हजारों शिकायतें दर्ज हुई और बड़ी रकम की रिकवरी भी हुई। कैसे काम करता है वी मित्रा? मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों द्वारा बनाई गई वी मित्रा ऐप सिर्फ शिकायत दर्ज करवाने के लिए नहीं, बल्कि बिजली विभाग का एक सोशल मॉनिटरिंग टूल है। कोई भी उपभोक्ता इसमें बिजली चोरी, गलत जियो टैगिंग, लाइन मोड मिसमैच, ट्रांसफार्मर लिंकेज जैसी तकनीकी गड़बड़ियां रिपोर्ट कर सकता है। शिकायत भेजने का तरीका आसान है और सबूत के तौर पर फोटो या लोकेशन भी जोड़ सकते हैं। कंपनी शिकायत की जांच करती है और अगर जानकारी सही मिलती है तो शिकायतकर्ता को इनाम दिया जाता है। ऐप की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसमें जनता सीधे सिस्टम को फीडबैक देती है। कैसे मिलता है इनाम? कंपनी ने इनाम तय करने के लिए एक साफ नियम तय किया है। जिस कनेक्शन या लाइन के बारे में जानकारी दी गई है उसकी जांच की जाती है। अगर गलत टैगिंग, ज्यादा लोड या चोरी का मामला सही पाया गया तो 10 रुपए से लेकर प्रति किलोवाट 25 रुपए तक की इनाम राशि दी जाती है। बड़े मामलों में यह राशि 50,000 रुपए तक पहुंच सकती है। इस पूरी प्रोसेस में शिकायतकर्ता की पहचान सुरक्षित रहती है। इससे लोग बिना डर के मदद कर पा रहे हैं। ऐप के नतीजे चौंकाने वाले हैं। लॉन्च के 100 दिनों में करीब 30,000 शिकायतें दर्ज हुई और 25 लाख रुपए से ज्यादा की रिकवरी हो गई। कई मामलों में लोगों को इनाम भी मिला। एक नागरिक को पूरे 50,000 रुपए तक का पुरस्कार दिया गया। विभाग का कहना है कि इस भागीदारी ने चोरी पर सीधा असर डाला है और जमीनी स्तर की गड़बड़ियां पहले से कहीं तेजी से पकड़ में आ रही है, जिस तरह जनता इसमें खुद हिस्सा ले रही है। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी का पटना में भव्य स्वागत। 20 शहरों का सफर जारी। पटना में हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी का पारंपरिक और भव्य स्वागत किया गया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य भवन में ट्रॉफी का अनावरण किया। इस मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ट्रॉफी यात्रा दिल्ली से शुरू होकर 20 शहरों से गुजर रही है। पटना का इसमें शामिल होना बिहार की बढ़ती खेल संस्कृति को दर्शाता है। अधिकारियों ने भारत के शानदार इतिहास और युवा खिलाड़ियों की संभावनाओं पर भी चर्चा की। पटना में बुधवार का दिन खेल इतिहास के लिहाज से खास रहा। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी यात्रा आज राजधानी पहुंची, जहां राज्य भवन के दरबार हॉल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दीप जलाकर ट्रॉफी का पारंपरिक तरीके से स्वागत और अनावरण किया। इस मौके पर राज्यपाल ने इस ट्रॉफी को बिहार के लिए गर्व का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में राज्यपाल के प्रधान सचिव RL चोंगथू, खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकरन और खेल विभाग के निदेशक महेंद्र कुमार मौजूद रहे। राज्यपाल का सम्मान डॉक्टर बी राजेंद्र ने स्मृति चिन्ह देकर किया। कार्यक्रम में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने ट्रॉफी यात्रा के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि यह पल सिर्फ पटना ही नहीं, पूरे बिहार के लिए गौरव की घड़ी है। ट्रॉफी यात्रा 7 नवंबर को दिल्ली से शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य देश भर में हॉकी के प्रति उत्साह को बढ़ाना और युवाओं में खेल भावना को मजबूत करना है। यह यात्रा 20 बड़े शहरों से होकर गुजर रही है और 20 नवंबर को केरल में समाप्त होगी। उन्होंने बताया कि विश्व की 24 श्रेष्ठ टीमें इस बार जूनियर वर्ल्ड कप में शामिल हो रही है। यह टूर्नामेंट भारत में 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित होगा और चेन्नई और मदुरई इसकी मेजबानी करेंगे। इस आयोजन से भारत दुनिया के खेल मानचित्र पर एक बार फिर अपनी पहचान को मजबूत करेगा। अधिकारियों ने कहा कि पटना की इस यात्रा में शामिल होना यह दर्शाता है कि बिहार अब खेलों के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। यहाँ की खेल सुविधाएं, खिलाड़ियों का प्रदर्शन और युवाओं की ऊर्जा ने राज्य की पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि यह ट्रॉफी सिर्फ प्रतियोगिता का प्रतीक नहीं, बल्कि उन लाखों खिलाड़ियों की मेहनत, सपने और उम्मीदों का भी प्रतिनिधित्व करती है जो देश के लिए खोलते हैं। कार्यक्रम के दौरान यह भी बताया गया कि भारत अब तक 2 बार जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जीत चुका है।
भारत ने यह खिताब पहली बार 2001 में और दूसरी बार 2016 में जीता था। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि यह ट्रॉफी एक बार फिर भारत की झोली में आ जाएगी और युवा खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से देश को गौरव दिलाएंगे। राजभवन के कार्यक्रम के बाद ट्रॉफी का शहर के विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। ट्रॉफी यात्रा पटना के महत्वपूर्ण इलाकों से गुजरते हुए पाटलिपुत्र खेल परिसर पहुंची, जहां खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और आम नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग ट्रॉफी को नजदीक से देखने के लिए उत्साहित नजर आए। पाटलिपुत्र खेल परिसर के स्टेडियम में ट्रॉफी प्रदर्शन के साथ एक विशेष पासिंग द बॉल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने बिहार के युवा खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के पदाधिकारियों और बिहार हॉकी संघ के सदस्यों के साथ हॉकी बॉल पास किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य खिलाड़ियों में आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें आगामी प्रतियोगिताओं के लिए प्रेरित करना था। क्या सम्राट चौधरी के रूप में बिहार में भाजपा को मिल गया बड़ा चेहरा? मीडिया के एक बड़े वर्ग में इस बात को लेकर बहस चलती रही है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक नेता तक को नहीं खोज पा रही है और इसलिए इतने सालों बाद भी राज्य में उसकी अपनी सरकार नहीं बन पाई है। यह कुछ हद तक सही भी है। जब बिहार भाजपा में सुशील कुमार मोदी सर्वमान्य नेता हुआ करते थे, तब पार्टी राजनीतिक रूप से राज्य में उतनी मजबूत नहीं थी। लिहाजा सुशील कुमार मोदी एक तरह से नीतीश कुमार के राइट हैंड होकर रह गए थे। उनके गुजरने के बाद बिहार भाजपा में एक खालीपन देखने को मिल रहा था। कोई विरोधाभास या अंतर विरोध न होने के बाद भी बिहार भाजपा के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो राजनीतिक रूप से लोगों के वोट को पार्टी के पक्ष में कर सके। अब 2025 में एनडीए की ऐतिहासिक जीत और भाजपा का विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरना बताता है कि राजनीतिक स्थितियां उसके पक्ष में है और यह सब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। भाजपा ने सम्राट चौधरी को उनके प्रदर्शन का इनाम भी दिया है और एक बार उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है। नीतीश कुमार जब रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो उनके बाद सम्राट चौधरी लगातार दूसरी बार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। तो सवाल उठता है कि क्या बिहार भाजपा को उसका चेहरा मिल गया है जिसकी लंबे समय से तलाश थी? बिहार के विधायकों में सबसे लंबे सम्राट चौधरी का दूसरी बार डिप्टी सीएम बनना बताता है कि वे लंबे रेस के घोड़े हैं। 16 नवंबर 1968 को पैदा हुए सम्राट चौधरी जब पहली बार डिप्टी सीएम बने थे, तब उनके लिए इस पद का निर्वहन करना आसान नहीं था। भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से हटा नहीं दूंगा, तब तक मुरेठा नहीं खोलूंगा। उनके शपथ के तुरंत बाद ही नीतीश कुमार एनडीए में आ गए थे और फिर सम्राट चौधरी को बहुत ही ट्रोल होना पड़ा था। उसके अलावा उन पर जिम्मेदारी थी कि नीतीश कुमार नाराज न हो जाए, क्योंकि भाजपा को डर था कि वे नाराज होकर फिर से महागठबंधन में जा सकते हैं और यह डर वाजिब भी था। नीतीश कुमार कई मर्तबा ऐसा कर चुके थे। पहले लोकसभा चुनाव 2024 और फिर विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा उनके साथ जाना चाहती थी। सम्राट चौधरी ने इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया। वे सार्वजनिक कार्यक्रमों में साये की तरह नीतीश कुमार के साथ रहने लगे। मंच पर जब नीतीश कुमार अजीबोगरीब हरकतें करते दिखे तो सम्राट चौधरी ने उन्हें अपने तरीके से संभाला भी। विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर ने एक तरह से सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया था। उन्हें शिल्पी मर्डर केस का आरोपी भी बताया गया और उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर भी तमाम सवाल उठाए गए। सम्राट चौधरी ने इस मामले को भी बहुत तरीके से हैंडल किया। वे डॉक्टर संजय जायसवाल की तरह उत्तेजित नहीं हुए और पूरी गंभीरता से अपने चुनाव प्रचार में लगे रहे। अपने खुद के तारापुर विधानसभा क्षेत्र के अलावा उन पर कई विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेदारी थी, जिसमें वे सफल भी हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए कभी भी धन की कमी आड़े नहीं आने दी। राज्य के वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने कभी किसी योजना में अड़ंगा नहीं लगाया और खजाने को खोल कर रखा। चाहे वो महिला रोजगार योजना हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाना हो, 125 यूनिट बिजली फ्री करना हो, जीविका दीदियों का मानदेय बढ़ाना हो या फिर ऐसी ही कई योजनाएं जिसे चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने मंजूरी दी। सम्राट चौधरी एक उदार मंत्री साबित हुए। सम्राट चौधरी जिस कुशवाहा समाज से आते हैं, बिहार में उसकी संख्या 4.27% है। दावा किया जाता है कि राज्य की 70 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों और 15 लोकसभा क्षेत्रों में इस आबादी का अपना प्रभाव है और नतीजों का रुख मोड़ने की अहम भूमिका निभाते हैं। बताया जाता है कि औरंगाबाद, उजियारपुर, नवादा, काराकाट,
पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण, खगड़िया, वाल्मीकि नगर, आरा, सीतामढ़ी, पूर्णिया, जमुई, नालंदा और पटना साहिब में कुशवाहा मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है। बिहार में कुशवाहा समाज ओबीसी श्रेणी में आते हैं और सम्राट चौधरी अब निश्चित रूप से इस समाज के बड़े नेता बनकर उभरे हैं। 4.27% की आबादी के नेता होने के चलते सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम का पद डिजर्व करते हैं और उनके प्रदर्शन के आधार पर समय उनका मूल्यांकन करेगा और ये देखना होगा कि बिहार में डिप्टी सीएम से वे मुख्यमंत्री पद तक पहुंच पाते हैं या नहीं।